भारत माता की, भारत माता की, सैनिक एकता, सैनिक एकता। तो मैं जो हमारे यहाँ पर उत्तराखंड से पूर्व सैनिक आज ये 45वां दिन धरने का जो चल रहा है उसको संभाल रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली के नज़दीक भी हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों का सबका स्वागत भी करूँ। बहुत धन्यवाद साहब, बहुत धन्यवाद। दूसरा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 तारीख को जो नेशनल लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर एक कॉल की गई थी कि सारे पूर्व सैनिक अपने अपने घरों से निकलें और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जितनी भी विसंगतियां हैं ओआरओपी से रिलेटेड, ओआरओपी तो कहने के लिए अगर मैं कहूं तो एक बहाना है, बाकी विसंगतियों का तो अंबार है, जो मैं आपको कुछ संक्षिप्त में आज बताऊंगा। लेकिन हद जब हो गई, जब सर से ऊपर पानी चला जाता है तभी आदमी बाहर निकल के आता है। इस ओआरओपी 2 जो आई तो इसने हद कर दी, हद पार कर दी। और कल का जो आयोजन रहा, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, जिस तरीके से लोग अनुशासित तरीके से अपने घरों से निकले, डीएम कार्यालयों पर गए और वहां पर क्या नज़ारा था देखने लायक। ऐसी रैली तो प्रधानमंत्री जी के जो चुनावी इलेक्शन होता है उसमें भी नहीं होती। आपने देखा होगा, आप भी जानते हो, देखा क्या होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। उन रैलियों में लोग फंड देते हैं, बसें जाती हैं गांवों में, लोगों को पैसा दिया जाता है, झाड़ियां दी जाती हैं मजदूरों को, तब भीड़ इकट्ठी की जाती है। लेकिन 3 तारीख को जो भीड़ आई, सॉरी मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, वो भीड़ नहीं थी, वो अनुशासित सैनिक थे, वो सीनियर सिटीजन थे, वो हमारे वीर सपूत थे जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश को समर्पित की। और आज भी वर्दी उतारने के बाद सिर्फ एक ही फर्क पड़ा है कि वो पूर्व बन गए, पूर्व सैनिक थे। उन्होंने जिस अनुशासन के साथ उस आंदोलन को, उस मार्च को, उस रैली को, जो भी आप नाम दें, किस तरीके से किया आप जानते हैं। ऐसा सैलाब सड़कों पर जब चलता है तो अर्थव्यवस्था, जन व्यवस्था सब फेल हो जाती है। लेकिन ना तो कहीं यातायात में कोई बाधा आई, ना ही कहीं किसी आम जनता को कोई तकलीफ हुई, और बड़े शालीनता के साथ उन्होंने अपना रोष प्रकट किया, अपना ज्ञापन दिया। कहीं कहीं पर माननीय जिलाधिकारी महोदय निकलने के ज्ञापन लेने के लिए ऑफिसों से नहीं निकले तो उनको मजबूर होके बाहर निकलना पड़ा। वो भी किस तरीके से शालीनता से उनके ऑफिस में जाने के बाद हमारे सीनियर लोग उनको बाहर लेकर आए और उन्होंने आकर ज्ञापन लिया। ये आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। बिल्कुल सर। दूसरा, आपने देखा होगा कि इतने दिन होने के बावजूद भी हमारे जो मीडिया बंधु यहाँ पर हैं, बार बार हमसे पूछते हैं कि आपको नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रही, आप क्या है, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं। कल अपने आप ब्रेकिंग न्यूज बनी। सारा मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, स्वतः निकल के आया और आपको कवरेज दिया। ये है आपकी एकता, आपके अनुशासन का परिणाम। बहुत सुंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ फैक्ट, जो कि शायद अब 45-46 दिन हो गए इस धरने को, आप सबको पता चल चुका होगा, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो शायद आपको ना पता हो, तो मैं आज आपके माध्यम से वो सब आपके सामने लाना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओआरओपी का जो मुद्दा है, इसकी विसंगतियाँ सामने उठी हैं, लेकिन अब मैं आपके सामने कुछ फिगर लेके आया हूँ। आज देखिए, एक ये फिगर है। मैं ये जो मीडिया बंधु वाले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इसका थोड़ा क्लोज वो लें। आप इसमें देखेंगे कि ये 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2007 और 8 में डिसेबिलिटी का आंकड़ा दिया है। उस डिसेबिलिटी के आंकड़े में बताया गया है कि 2007 और 8 में हमारे जेसीओ और जवान कितने % डिसेबिलिटी के साथ पेंशन जाते थे, तो वो आप देखेंगे 18.9%। और उस समय पर
अधिकारी लोग जो जाते थे वो जाते थे 13.6%। ये 2006 और 7 की रिपोर्ट है। जब 7वां पे कमीशन रिपोर्ट तैयार कर रहा था तो उसने ये आंकड़े संग्रह किए हैं और ये रिपोर्ट 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिश हैं उसमें सामने निकल कर आई। और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर सुविधाएं बढ़ी, यातायात अच्छा हुआ। अधिकारी लोग तो श्रीनगर जम्मू कहीं से भी हो बाई एयर आते हैं, जवानों को ही कानवाई के थ्रू आना जाना होता है। अच्छी सुविधाएं बढ़ने के बावजूद जवानों का जो डिसेबिलिटी रेशियो है वो घट गया और अधिकारियों का डिसेबिलिटी रेशियो कहां पर पहुंच गया। अगर आपने नहीं सुना और आज सुनेंगे तो शायद आप बोलेंगे कि ये ऐसी हमारे धन की जो लूट हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। 36 से 40%, 36 से 40% अधिकारी डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है। ये कैग की रिपोर्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार उनकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है। और पिछले सोमवार को पार्लियामेंट में ये टेबल पर रखी जा चुकी है ये रिपोर्ट। बिल्कुल सही। ये रिपोर्ट मैं कोई आंकड़े अपनी जेब से नहीं बता रहा हूँ। और दूसरी बात, हद तो जब हो गई जब इसमें मेडिकल ऑफिसर्स की रिपोर्ट आई जो कि 44 से 58% डिसेबिलिटी के साथ डिस्चार्ज हो रहे हैं। शेम, वेरी शेम। किस तरीके से खजाने की लूट हो रही है। क्या इस पर कोई कमेटी नहीं बैठनी चाहिए? क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इतनी सुविधाएं सब कुछ होने के बावजूद भी कैसे ये लोग इतने डिसेबल्ड हो रहे हैं। और देखिए यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको शायद यकीन भी नहीं होगा क्या ऐसा भी हो सकता है। ये भी 7वें वेतन आयोग की ही एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि 2006 में, प्लीज इसको थोड़ा सा क्लोज करें, यहाँ नीचे लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट और मेजर जनरल जो कि 2006 और 7 में 0% डिसेबिलिटी, किसी को कोई डिसेबिलिटी नहीं। और अब ये डिसेबिलिटी पहुंच गई 36 से 40%। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया, ऐसी कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन में कमियां आ गई, बिगड़ गई कि ये इतने डिसेबल होने लगे। और इसी रिपोर्ट के अंदर एक और रैंक है हमारे सीनियर वीआईपी कर्नल साहब जो 3.3% डिस्चार्ज आते थे डिसेबिलिटी के साथ, 44% तक सीओ का पद गया। आगे प्रमोशन नहीं मिला तो एक ही साधन है कि भाई अब डिसेबिलिटी ले लो, अब बीमार हो जाओ। और इतना ही नहीं, डिसेबिलिटी पेंशन मिली यहाँ तक भी सब सही है। इसके आगे, इसके पीछे आपको पता है जो भी डिसेबिलिटी के साथ पेंशन जाता है उसको इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो किस तरीके से भारतीय खजाने की, आप लोगों के टैक्स के पैसे की मिल बांट के लूट हो रही है। क्या सरकार अंधी है? क्या सरकार को नजर नहीं आता? ये सोचने वाली बात है। अब ये सारी रिपोर्ट कैग ने ऑडिट करके पार्लियामेंट के सपुर्द कर दी है। देखते हैं कि इस पर क्या एक्शन होता है। अभी देखिए अगली एक और जानकारी आपके साथ, वो भी 7वें वेतन आयोग की। जेसीओ और जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन का स्लैब रखा गया था 12,000 रुपए और जेसीओ साहब के लिए डिसेबिलिटी स्लैब रखा गया था 17,000 रुपए। और जूनियर कमीशन ऑफिसर जिनको ऑनरी रैंक मिलती है वो तथा सर्विंग ऑफिसर्स, उनके लिए डिसेबिलिटी स्लैब रखा गया था 27,000 रुपए। इस पे कमीशन की रिपोर्ट को माननीय अधिकारियों ने, हमारे सेना के अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया। और हुआ क्या कि ये बेसिक पे के 30%, 100% डिसेबिलिटी की पेंशन का प्रावधान रखा। ऐसा होने के बाद जो हमारे एनसीओ जवान हवलदार रैंक तक थे, जो 12,000 जिनके लिए स्लैब रखा गया था,
उसको घटाकर वो ऑटोमेटिक बेसिक पे के हिसाब से घटकर 8 और 7 हज़ार पर आ गया, और जो जेसीओ साहब का था वो घटकर आ गया 12-11 हज़ार पर, और अधिकारियों का बढ़कर पहुंच गया 55 और 60 हज़ार पर। यह है ताज्जुब की बात। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अधिकारियों शर्म करो, शर्म करो। आगे देखिए, अगली एक नॉर्मल एक चीज बताता हूँ। सर्विस पेंशन, जवान जब रिटायर्ड होता है तो वो लास्ट रैंक होती है TS नाइक, और जब अधिकारी, आजकल कोई कैप्टन या मेजर में रिटायर्ड नहीं होता है, TS लेफ्टिनेंट कर्नल में रिटायर्ड होता है, नहीं तो सारे कर्नल प्रमोट हो जाते हैं। उनकी सर्विस पेंशन जो नाइक साहब की है, TS नाइक जवान की 4046 रुपये, और जो अधिकारी की है 14,600 रुपये। और ये जो रिपोर्ट है ये छठे यानी 2006 की है, और अब जो 20 जनवरी 2023 को सर्कुलर नंबर 666 आया है, उसके मुताबिक अधिकारी की बढ़ के 553% बढ़ी और वो हो गई 95,400 रुपये, और जवान की 397% बढ़ी और वो मात्र 20,107 रुपये पर रह गई। ये देखिए, ये है शर्म करो, शर्म करो, बढ़ने का रेशियो। शर्म करो ऑफिसर, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो ऑफिसर, शर्म करो। अब देखिए दोस्तों, विधवा पेंशन जो कि जवान को मिलती थी 3500 रुपये, 2006 की बात बता रहा हूँ, और अधिकारी को मिलती थी 5880 रुपये, यानी कि ये हम सबसे नीचे रैंक की बात कर रहे हैं। और ये बढ़कर अधिकारी की हो गई 57,240 रुपये, यानी कि 873% की इसमें वृद्धि हुई, 873%। और जवान की जो 3500 से बढ़कर हुई 12,065 रुपये, जहाँ मात्र 245% की वृद्धि हुई। इस तरीके से जो अंतर आ गया, जो 2006 में 2380 रुपये का अंतर था दोनों की पेंशन में, अब वो बढ़कर हो गया है 45,175 रुपये। क्या वो विधवा का गुजारा हो सकता है उस वीर नारी का? ये है देखो विसंगतियाँ, इस तरीके से विसंगतियाँ हुई है। डिसेबिलिटी में जैसा कि सबको बताया गया, अगर एक जवान का हाथ कट जाता है और एक अफसर का हाथ कट जाता है, तो ऐसी कौन सी उस अफसर के हाथ में विशेषता है कि उसको 2000 तक की बढ़ोतरी मिल जाती है % की, और ऐसी क्या कमजोरी है उस जवान के हाथ में कि उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है? तनख्वाह है आपकी योग्यता के अनुसार है, आपने कमीशन लिया है, आप पढ़े हैं, आप जिम्मेदार हैं, उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलती है, आपको सुविधाएं मिलती हैं। लीजिए, जवान हैं, कम पढ़े लिखे हैं, रिक्रूटमेंट हुआ है, उनकी योग्यता के अनुसार उनकी जो पेंशन बनती है, तनख्वाह सैलरी बनती है, वो लेते हैं। वहाँ आपसे हमारी कोई बराबरी नहीं। यहाँ पर ये जो विसंगतियाँ हैं, जो जोखिम है, जो डिसेबिलिटी है, ये सारी एक समान होनी चाहिए। यही हमारा अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी से, यही हमारा अनुरोध है महामहिम राष्ट्रपति जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से, हमारे सीनियर तीनों सेनाओं के जो आज एक चीफ हैं CDS जी से, और तीनों सेना प्रमुखों से, कि इन सब चीज पर विचार करें, इसको मुद्दे को उठाएं। अभी आपके सामने एक और आरोपी की विसंगतियां दूर करो, आरोपी की विसंगतियां दूर करो, दूर करो, आरोपी की विसंगतियां दूर करो, दूर करो। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आगे देखिए, 31 मार्च को जनरल सतवीर सिंह साहब ने इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट की तरफ से एक माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है। इस लेटर में एक बात है जिसको मैं कहता हूँ आपके सामने, कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखित में ये दे दिया है कि जेसीओ जवान के साथ विसंगतियाँ हुई हैं, उन पर सुधार होना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने MSP का मुद्दा उठाया है।
कहीं पर ये नहीं बोला कि समानता हो। ये तो कहा है कि एमएसपी मिनिमम 15,000 हो। सॉरी, मैं डिसेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। डिसेबिलिटी मिनिमम 15,000 हो, लेकिन ये नहीं कहा कि सबकी एक जैसी हो। अधिकारी की जो 30% पेंशन के हिसाब से बनती है वो वहीं रहे। दूसरा, एमएसपी का मुद्दा उठाया है कि एमएसपी में जवानों की बढ़नी चाहिए एमएसपी, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि एक समान हो। ये कहीं नहीं कहा कि जवानों को, जेसीएस को सबसे ज्यादा जोखिम होता है उसकी एमएसपी ज्यादा हो। जब आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार, आपकी बेसिक पे, आपके एकोमोडेशन, आपकी अदर फैसिलिटियां आपको ज्यादा मिलती है, तो जोखिम के हिसाब से जवान को, जेसीओ को जो रिस्क अलाउंस है वो ज्यादा मिलना चाहिए। ये मुद्दा नहीं उठाया। मतलब इस तरीके से गोल मोल अंदर उसमें खिचड़ी पकाई है कि किसी तरीके से हम अलग थलग ना पड़ जाएं और जवान हमारे साथ जुड़ जाए। लेकिन एक में मैं बीच में थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। ये जनरल सब्बीर साहब का लेटर आप दिखा करके, फिर जनरल सब्बीर साहब, हमें वैसे अभी उनका नाम हमने आज तक अपनी किसी रैली में लिया नहीं और हम लेना भी नहीं चाहते, और फिर जवानों के प्रति अपनी सद्भावना जो दिखाने का, जो झूठे आंसू वो दिखाना चाह रहे हैं, ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। इसलिए आप जनरल सब्बीर साहब ने जो भी कार्रवाई करी वो किसी भी मीटिंग में प्लीज आप उसका वर्णन न करें और उसको यहाँ पर न लाएं। बहुत अच्छा सर, मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूं। आपका सुझाव बहुत माननीय है, लेकिन मैं यहाँ ये स्पष्ट इसलिए करना चाहता हूं कि अभी तक जो 25 लाख हमारे पूर्व सैनिक हैं, अभी तक उन लोगों तक हमारी पूरी आवाज पहुंची नहीं है। ऐसा भी है कि जिन लोगों तक आवाज नहीं पहुंची वो दूसरा धड़ा इन अंदेशे में आकर उनके पीछे खड़ा ना हो जाए। इसलिए इस चीज को मैं उजागर करना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें कोई खड़ा न हो, ये बोलिए। हाँ, इसीलिए मैं ये उजागर करना चाहता हूँ कि अंदेशे में आकर, इन झूठे आश्वासनों पर आकर कहीं गलती से आप अपने लक्ष्य से ना भटक जाएं और उस दूसरे थड़े में ना चले जाएं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, ये नहीं है कि मैं उनके किसी भी कार्य को प्रोत्साहित कर रहा हूं या उनका प्रचार कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा सिर्फ ये है कि उन्होंने किस तरीके से, जिस तरीके से आज तक हमारे इस भोले जवानों को, रेवाड़ी की रैली में यही लोग खड़े थे जिन लोगों के संख्या बल पर वो सारा माल लूट के ले गए, उसी तरीके से फिर से इन भोले जवानों को इस तरह के प्रलोभन के लेटर देकर, इस तरह की गतिविधि करके कहीं फिर से कोई हमारे बीच में दरार पैदा ना कर दे और कहीं कुछ गलत मैसेज ना चला जाए। इसलिए मैं ये लेटर का यहाँ पर जिक्र किया है और उसकी सच्चाई सबके सामने लाया हूँ। बहुत तो दोस्तों, अभी आप सबसे मेरी एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, और ज्यादा से ज्यादा आज हमारा फर्स्ट फेज मेगा हिट सुपर हिट हुआ है 3 अप्रैल वाला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अब शुरू होता है हमारा सेकंड फेज, और सेकंड फेज के लिए जितने भी हमारे संगठन हैं ऑल ओवर इंडिया में, और जितने भी हमारे पूर्व सैनिक देश विदेशों में रहते हैं, जेसीओ जवान, मैं उन सब से अनुरोध करता हूं, आपका अपना संगठन अपनी जगह पर है, आप अपने संगठन से अपना एक समझदार, जिसको आप सबसे रेस्पॉन्सिबल समझते हैं, 9 तारीख को दिल्ली भेजें, जहां पर एक छतरी, एक अम्ब्रेला, एक विचार, एक साथ मिलके इस लड़ाई को लड़ा जाए। 9 तारीख को, जिसका उसका पंडित दीनदयाल एनडी तिवारी भवन के अंदर जिसका मीटिंग होने वाली है 10 बजे से 2 बजे के बीच में, वहां पर अगले सेकंड फेज की रूपरेखा तैयार होगी। 9 अप्रैल को वहां पर रूपरेखा तैयार होगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, बोलते हैं रैंक के हिसाब से चीजें दी जाती हैं।
रैंक के हिसाब से। एमएसपी की जो बात है, एमएसपी जब रैंक के हिसाब से दी जाती है और ये जोखिम बनता है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्यों नहीं दी जाती? ये रैंक के हिसाब से नहीं है, बिल्कुल सही है साहब, ये जोखिम के हिसाब से है। ये जोखिम के हिसाब से है, जिसको जितना जोखिम ज्यादा उसको उतना भत्ता ज्यादा। फ्रंट लाइन वॉरियर का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उल्टा हुआ है। ये सारी विसंगतियां हैं, इन सब विसंगतियों को लेकर ये धरना चल रहा है और जब तक ये विसंगतियां दूर नहीं होंगी ये जारी रहेगा। मैं आप मीडिया बंधुओं का और मेरे जितने भी पूर्व सैनिक इसमें सक्रिय रूप से एक्टिव हैं, और हाँ, मैं एक अनुरोध और करता हूं सभी से, जो घर से नहीं चल सकते वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएं, जो ड्यूटी नहीं छोड़ सकते वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हों, जो फिजिकल रूप से आ सकते हैं, सामाजिक रूप से सहयोग कर सकते हैं वो सामाजिक रूप से करें, जो इंटेलेक्चुअल रूप से कर सकते हैं वो इंटेलेक्चुअल रूप से सपोर्ट करें, जो आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं। अभी तक इस मंच की तरफ से इस धरने के लिए कभी किसी से कोई आर्थिक सहायता नहीं मांगी गई है, लेकिन ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। 9 तारीख के बाद हो सकता है जरूरत तो पड़ेगी, धन के बिना कुछ काम नहीं होता है, लेकिन अभी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि वो वहाँ डिसाइड होगा। जैसा भी आदेश वहाँ से होगा, जो सर्वसम्मति से जो चीजें निकल के आएंगी तब बताई जाएंगी। लेकिन फिर भी आपको पता है, आप आए हो, किराया लगा है, चाय पानी होती है, खर्चा तो होता ही है, ठीक है, उसको उसके बारे में बताया जाएगा। मेरी सभी से ये अनुरोध है कि अभी तक जो लोग नहीं जगे हैं, जिनको अभी पता नहीं चला है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक वाकई में नहीं पता है क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी में लगे हुए हैं। लेकिन जो यहाँ पर आए हुए हैं ये वो लोग हैं कि जो कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। ये वो लोग हैं जो ये कभी नहीं चाहते कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो। ये वो लोग हैं कि मैं ही भगत सिंह हूँ और भगत सिंह भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपको उन लोगों को भी जगाना है जिनकी ये सोच है कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, उनको भी जगाना है, उन भाइयों को भी साथ लाना है। और आप रेवाड़ी में आपने देखा, वो तो बहुत एक नमूना था। 3 तारीख को आपने रेवाड़ी जैसे नमूने तो जिले जिले में दे दिए, और अगर जरूरत पड़ी एक जगह पर तो जनता का ही तो राज होता है और जनता के द्वारा होता है और जनता के लिए होता है, और आप ही तो जनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अगर आप ही की नहीं सुनी जाएगी तो फिर किसकी सुनी जाएगी? लेकिन सुनी तभी जाएगी जब आप इसी तरीके से खड़े रहेंगे, इसी जल बल के साथ रहेंगे, तभी आपकी सुनी जाएगी। और कोई वजह नहीं है कि आपकी मांगों को ना सुना जाए और पूरी ना हो। ऐसे ही खड़े रहेंगे, ऐसे ही खड़े रहेंगे। पूर्ण सेनानी एकता जिंदाबाद, सेनानी एकता जिंदाबाद, सेनानी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका।